जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना, यानी WM डेविस की भौगोलिक चक्र जो है उसकी संकल्पना। इस क्वेश्चन को लिख सकता है नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, यानी साइकिल ऑफ इरोजन से भी इसको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि इसके बारे में कुछ बताने, यानी परिचय। तो डेविस सबसे पहले जो है साइकिल की संकल्पना, यानी भू आकृति विज्ञान में साइकिल की संकल्पना यानी चक्र की संकल्पना जो है आपको स्कॉटिश भूगोल वेता जेम्स हट्टन महोदय ने 1785 ईस्वी में किए थे। इसी को आधार लेते हुए उन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी देखते हैं कि जो है साइकिल की जो परिकल्पना जो है सर्वप्रथम जो है स्कॉटिश भूगोल वेता जो हट्टन महोदय है, यानी जेम्स हट्टन महोदय के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल ऑफ इरोजन का जो है प्रथम बार किसने, तो जेम्स हट्टन के द्वारा है। और इसी संकल्पना को एक रूपतावाद के सिद्धांत के तौर पे रूप में भी प्रतिपादन किया गया था। लेकिन WM डेविस महोदय की सिद्धांत जो है कि एक प्रचलित सिद्धांत है, यानी भौगोलिक चक्र की संकल्पना, जो कि 1899 ईस्वी में इन्होंने जो है भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। जिसके अस्लाकृति, इनकी जो संकल्पना है वो अस्लाकृति निर्माण के संबंध में किया गया था। यानी देखिए, सबसे पहले यह कहा गया है कि कोई भी अस्लाकृति जो है वह अस्लाकृति के निर्माण में, जैसे देखते हैं, एक अंतर्जात बल होता है, दूसरा जो होता है बहिर्जात बल होता है। तो अंतर्जात बल जो होता है, अंतर्जात बल जो है कि वह अस्लाकृति के यानी धरातल के ऊपर जो होती है विषमताएं, उसकी निर्माण की कार्य करती है, जबकि बहिर्जात बल उस विषमताओं को खत्म करने के लिए कार्य करती है। जैसे कि विषमता रहते हैं तो धरातल के ऊपर जो होता है कि अंतर्जात बल के कारण पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार की अस्लाकृति की निर्माण होती रहती है। और बहिर्जात बल जो है कि पर्वत, पठार, मैदान, यानी जितने भी अपलैंड यानी ऊपर वाली जो भूमि है उसको काट काट कर निचली भूमि में निक्षेप करती रहती है। यानी धरातल पे जो विषमताएं उत्पन्न हो जाती है उस विषमताओं को खत्म करने का काम जो है बहिर्जात बल, यानी बहिर्जात बल को जो आप कह सकते हैं समतल करने की क्रिया करती रहती है। अब जैसे देखते हैं कि वह अंतर्जात बल के तौर पे अगर देखते हैं कि कौन सी बल है, तो जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो यह सभी क्रिया जो देखते हैं वह क्या है, अंतर्जात बल के तौर पे आती है। बहिर्जात बल में जैसे है नदी, हवा, ग्लेशियर, यह सभी के द्वारा सरफेस के ऊपर जो कार्य की जाती है वह बहिर्जात बल के तौर पे उसकी पहचान होती है। अब आगे चलते हैं। देखिए, WM डेविस महोदय का जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या भौगोलिक चक्र की संकल्पना जो देखते हैं 1899 में है। 1899 में जो संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था वह जो था कि आंध्र प्रदेश की संकल्पना थी। आंध्र प्रदेश में जो होती है कि महत्वपूर्ण यानी बहिर्जात बल के स्तर पे जो बल कार्य करती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि बहती हुई जल यानी कि नदी कार्य करती है। लेकिन उन्होंने 1905 ईस्वी में पुनः एक संकल्पना का प्रतिपादन किए जो कि शुष्क प्रदेश में यानी मरुस्थलीय प्रदेश जो देखते हैं वहां पे जो अपर्दन होती है, जिसका नाम उन्होंने शुष्क अपर्दन चक्र यानी एरिड साइकिल ऑफ इरोजन की संकल्पना का प्रतिपादन किए। तो आपने देखे कि WM डेविस का क्या एक संकल्पना है कि भौगोलिक चक्र जो देखते हैं, दूसरा जो संकल्पना देखते हैं एरिड साइकिल ऑफ इरोजन। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन जो है 1899 में है, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन का प्रतिपादन 1905 में किया गया था। इसके अपेक्षा भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अलग अलग संकल्पना का प्रतिपादन इसमें किए हैं। तो एक है BD महोदय, तो BD ने 1911 में, सुइजिक ने 1918 में, सैंडर्स ने 1921 में चूने के पत्थर वाली यानी लाइम स्टोन वाली जो क्षेत्र होती है वहां पे जो है भूमिगत जल के द्वारा काष्ठ अस्लाकृति के ऊपर जो अपर्दन होती है उसके संबंध में जो है सैंडर्स के द्वारा जो है 1921 में संकल्पना प्रतिपादन की गई थी। अगला देखिए कि जो है कि 1948 में LC किंग महोदय के द्वारा जो अफ्रीका का शुष्क तथा सवाना प्रदेश, जैसे अफ्रीका का शुष्क देखते हैं तो अफ्रीका का बृहद शुष्क प्रदेश यानी
दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क प्रदेश जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है, वह सहारा है। और उसी सहारा क्षेत्र में और सहारा के किनारे वाली जो क्षेत्र है सवाना प्रदेश, तो वहां पे उन्होंने एक चक्र की जो प्रतिपादन किए थे वह था अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है एलसी किंग के द्वारा 1948 में इन्होंने स्थल रूप के विकास के लिए पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। यानी एलसी किंग के द्वारा जो शुष्क प्रदेश में और सवाना प्रदेश में जो साइकिल की चर्चा की गई है वह कौन सी साइकिल है, तो पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना है। इसके अपेक्षा देखिए कि पॉप तथा टॉम्स ने 1966 में अफ्रीका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश में स्थल रूप के विकास के लिए सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। यानी सवाना अपर्दन चक्र की जो देखते हैं कौन है, तो पॉप और टॉम्स महोदय हैं। खास करके देखते हैं कि एरिड रीजन जो होती है वहां अपर्दन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली जो होती है उसमें रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होती है। यानी सब जो देखते हैं शुष्क प्रदेश में जो होती है तो वहां पे क्या है कि रासायनिक अपर्दन चक्र यानी रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होती है। इसके अपेक्षा के 1950 में पेल्टियर महोदय ने परिहिमानी क्षेत्र में, यानी परिहिमानी क्षेत्र जो देखते हैं वहां पे कॉन्जेली फ्रैक्शन तथा कॉन्जेली टर्वेशन के प्रक्रमों द्वारा परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वह जो है स्थलाकृति के ऊपर जो साइकिल के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग संकल्पना का प्रतिपादन किए हैं। चलिए अब जो है कि हम डेविस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो डेविस के अनुसार जो देखते हैं स्थलाकृति जो की संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। यानी क्या डेविस महोदय जो है कि साइकिल ऑफ इरोजन जो है उसमें क्या कहते हैं कि जो स्थलाकृति की संरचना यानी स्ट्रक्चर जो होती है, प्रक्रम यानी प्रोसेस तथा समय यानी टाइम, यह तीन जो होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यानी किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में, जिसे डेविस की त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्थलाकृति की संरचना, प्रक्रम और समय। देखिए यहां से बहुत सारी एग्जाम जो देखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। यानी त्रिकूट की संकल्पना किससे संबंधित है, तो डेविस महोदय थे। उसमें कौन कौन चीज है, तो स्थलाकृति की संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। इसके अपेक्षा देखिए कि अब जो आते हैं कि जो डेविस महोदय तो स्थलाकृति के बारे में जो उन्होंने अपना अपर्दन चक्र दिए हैं, तो सबसे पहले किसी भी स्थलाकृति में क्या होता है कि असमान धरातल की उत्पत्ति होती है। जैसे देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनका कहना है कि सबसे पहले जो है कि स्थलाकृति की उत्थान होती है। यानी अपर्दन चक्र के जो स्थल खंड में जो देखते हैं कि क्या होता है कि प्रारंभ में उत्थान होती है और उत्थान की अवधि जो यह बताया है कि बहुत कम अवधि की होती है और उत्थान की क्रिया जो होती है बहुत तीव्र गति से प्रारंभ होती, तीव्र गति से होती है। और जब उत्थान होते रहती है तब तक जो होता है कि उस पर अपर्दन की जितनी भी दूत है वह अपना कार्य नहीं करता है। देखिए कि यह डेविस महोदय के कंसेप्ट का यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या कहते हैं कि अपर्दन चक्र जो देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रारंभ में क्या होता है कि तीव्र गति से स्थलाकृति का उत्थान होता है। और जब स्थलाकृति की तीव्र गति से उत्थान होते रहती है उस समय उस स्थलाकृति के ऊपर जो होता है अपर्दन के जो भिन्न भिन्न दूत है वह उस पर कार्य नहीं करती है। अपर्दन जब उत्थान की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तब अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। यानी कि उत्थान की जब अंतिम स्टेज यानी उत्थान खत्म हो जाती है तब क्या होता है कि अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र के देख रहे हैं यानी दोनों क्रिया जो है उत्थान की और अपर्दन की क्रिया डेविस के अनुसार जो है कि वह साथ साथ नहीं चलती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगला देखिए कि डेविस महोदय का जो सिद्धांत है उसको एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। जो सबसे पहले जो देखिए कि डेविस महोदय क्या है कि कुछ अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं उनकी। जैसे प्रथम पॉइंट जो देखते हैं वह कहते हैं स्थल रूप जो होता है अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। जैसे स्थल के ऊपर जो आप जो स्थलाकृति जो देखते हैं उसमें क्या होता है दो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कौन है, स्थल रूप के ऊपर जो देखते हैं बहिर्जात बल और दूसरा अंतर्जात बल। यानी अंतर्जात बल क्या करती है कि स्थल के ऊपर जो विषमताओं की उत्पत्ति करती है और बहिर्जात बल उन विषमताओं को खत्म करने का काम करती है। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि स्थल रूपों का स्वरूप जो होता है वह पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुकूल होती है। यानी देखिए कि पूरे ग्लोब के ऊपर जो देख रहे हैं जो स्थलीय क्षेत्र है उस पूरे स्थलीय क्षेत्र पे एक सामान्य जलवायु नहीं पाई जाती है।
तो इसी चीज को उन्होंने वहां पे हाईलाइटेड किया है कि जहां जिस प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं होगी उसी के अनुकूल वहां परिवर्तन होगा। अगर वह जैसे देखते हैं कि आर्द्र प्रदेश होगी तो वहां पे क्या होगा कि नदी के द्वारा यानी बहती हुई जल के द्वारा जो होता है कि स्थलाकृति की निर्माण होती है। अगर शुष्क प्रदेश है तो वहां पे जो है कि हवा के द्वारा यानी पवन जो होती है पवन के द्वारा स्थलाकृति की निर्माण होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में देखते हैं कि वहां ग्लेशियर होता है तो वहां क्या होता है कि स्थलाकृति के निर्माण में जो होता है ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही चीज को उन्होंने बताया है कि पर्यावरणीय दशाओं जो होगी उसी के अनुसार स्थल रूप के ऊपर परिवर्तन होता है। अब तीसरा देखिए कि जब नदी तब तक अपनी घाटी को गहरा करते रहती है जब तक कि प्रवणित या क्रमबद्ध यानी ग्रेडेड ना हो जाए, यानी नदी जब तक अपनी आधार तल को, इनका कहने का मतलब है कि नदी जो देखते हैं कि जब ओरिजिन होती है उद्गम होती है तो नदी का हमेशा उद्गम स्थल होती है कि वह अपलैंड होती है यानी ऊंची भूमि होती है और ऊंची भूमि से क्या होती है कि बहती हुई जल उस स्थलाकृति को नीचे की तरफ काटते रहती है इस प्रकार से। तो वह काटते रहती है और उस समय तक वह अपर्दन करते रहती है जब तक कि नदी जो है कि अपने आधार तल को प्राप्त न कर लेती है। जैसी नदी अपने आधार तल को प्राप्त करती है तो वहां पे अपर्दन की कार्य खत्म हो जाती है और यही आधार तल को प्राप्त करने वाली नदी को ही ग्रेडेड रिवर यानी कहा गया है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद नदी जो देखते हैं कि क्या है कि अपना किनारा का यानी कि सबसे पहले नदी क्या करती है जब अपलैंड में होती है तो नदी अपने तली को काटती है यानी तली को गहरे करती रहती है। तली को गहरे करने के कारण नदी की जो घाटी देखते हैं वहां पे जो है भी शेप की स्थलाकृति की निर्माण होती है। लेकिन जैसी नदी ग्रेडेड नदी में कन्वर्ट हो जाती है तब क्या होता है कि नदी जो है कि अपने किनारा को यानी पार्श्व यानी जब मैदानी क्षेत्र में नदी आ जाती है जब उसकी परिवहन जैसी मैदानी क्षेत्र में आएगी तो उसकी क्या होगी परिवहन क्षमता में ह्रास उत्पन्न होती है और जिसके कारण नदी जो होता है अपने किनारा को काटना प्रारंभ करती है। और जब नदी किनारा को काटती है तो इसी कारण जो है कि मैदानी क्षेत्र में नदी देखिएगा चौड़ी होती है जबकि पर्वतीय क्षेत्र में नदी जो होती है सक्रिय होती है। तो तीसरा पॉइंट आपने देखा कि कहां पे। अब देखिए कि चौथा जो उनकी मान्यताएं हैं यानी स्थल खंड का उत्थान जो होता है तीव्र गति से होती है और उस लघु अवधि में यानी तीव्र गति से उत्थान हो रही है और कुछ ही समय में यानी लघु अवधि में उसकी उत्थान पूर्ण हो जाती है। तो यह आपने देखा कि क्या है कि बहुत कम समय में जो है स्थलाकृति की उत्थान हो जाती है। तो इस चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में देखिए कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाती है तब तक अपर्दन की जो दूत होता है उस पे कार्य नहीं करता है यानी अपना कार्य जो है अपर्दन का कार्य वह प्रारंभ नहीं करता है। तो यह 5 महत्वपूर्ण जो उनकी मान्यताएं हैं यही 5 महत्वपूर्ण मान्यताओं पे उनका सिद्धांत जो है आधारित है। अब चलिए आगे देखिए कि जब यह कहते हैं कि धरातल की जो उत्थान जो होता है लघु अवधि में अत्यंत गति से यानी त्वरित गति से उसकी उत्थान होती है और उत्थान की समाप्ति के बाद उसमें चक्र की अवधि जो चक्र प्रारंभ हो जाती है और इन्होंने उत्थान के अवधि में जो है कि चक्रीय अवधि को सम्मिलित नहीं किए हैं यानी चक्रीय अवधि जो इनका है वह उत्थान की क्रिया जब तक होते रहती है तब तक वह चक्रीय अवधि को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है यानी उत्थान के बाद ही इनकी चक्रीय अवधि का जो होता है कि प्रारंभ होती है। अब देखिए इस अपर्दन चक्र की प्रारंभिक अवस्था को जो होता है जो कहते हैं जो देखते हैं कि इस एक चित्र दी गई है जिसमें देखिए कि यहाँ पे जो चित्र है इस चित्र को देख रहे हैं कि यह क और ख क और ग जो देख रहे हैं यह जो देख रहे हैं क और ग जो देख रहे हैं यह जो है कि स्थलाकृति का आधार तल है और त्वरित गति से जो कही गई है कि यहां जो देखते हैं कि उत्थान होती है क से ख तक स्थलाकृति की उत्थान होती है जो कि क जो है क्या है सागर तल है और ख जो है कि सबसे ऊंची भूमि है और यह दोनों के बीच की जो ऊंचाई होती है यानी सागर तल से और सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसको बीच की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को जो है क्या कहा जाता है सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई कही जाती है। और स्थलाकृति का जिस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे उत्थान होते रहती है जो यहाँ बनी हुई है तो देखते हैं कि सबसे जो देखे अ से स जो देखते हैं सबसे ऊंची उसकी पर्वत चोटी है और इसी प्रकार देखते हैं कि वह चली जाती है और यह जो देखते हैं 100 से लेके यहाँ से जो यह रेखा जो चलती है
यह वाली जो देखते हैं वह यू शेप, तो यही उसकी जो है उत्थान है का जो, यानी कि एक प्रकार की उसी जल विभाजक का शिखर है। अब यहाँ देखते हैं कि जब उस पर अपर्दन का कार्य प्रारंभ होती है तो यह जो निचला जो देखते हैं एक एलसी वक्र है और यह यूसी वक्र है। तो यूसी वक्र को देखते हैं जो जल विभाजक की शिखर होती है, एलसी जो होती है कि वह न्यूनतम ऊंचाई वाली होती है, यानी नदियों की घाटियां की जो तली होती है उसको एलसी वक्र प्रदर्शित करती है। और यूसी वक्र जो होता है वह जल विभाजक, जल विभाजक का मतलब तो समझ में आ रही है, जब एक चोटी जैसे देखिए यहां से जो जल निकलेगी उसकी एक अलग डायरेक्शन, यानी इधर के तरफ अगर जल निकल रही है, प्रवाह हो रही है, और इधर से जो निकलेगी इधर, तो यह बीच वाली यह ऊंची ऊंची जो पथ थी वह जल विभाजक का कार्य करती थी। तो यह जो होता है कि यूसी जो है जल विभाजक की शिखर को प्रदर्शित करती है, जबकि एलसी जो है कि नदी घाटी की तली को प्रदर्शित करती है। इसको आपने देखा जब नदी जीर्णा अवस्था में प्रवेश होती है तो यहां पे देखिए कि यह जीर्णा अवस्था में, और इसी को बेस लेवल जो आधार तल कहते हैं, यानी नदी जीर्णा अवस्था में क्या होती है कि आधार तल को प्राप्त कर लेती है। तो चलिए अब देखते हैं, तो यह आपने देखा जो क्षैतिज रेखा जो क और ग जो है कि उसकी परिचायक लंबवत ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, और क और ख जो होती है ऊंची शिखर यानी सागर तल को प्रदर्शित करती है, और अ और स जो देखते हैं सागर तल से अधिकतम ऊंचाई को। जैसे देखिए अ और स, तो आपने अ यह जो देखा जो यह देख रहे हैं कि अ और स, तो यह जो देख रहे हैं अ और स जो है देखिए अ और स जो है कि यहां से जो है कि सबसे अधिकतम ऊंचाई जो सागर तल से प्रदर्शित जो देख रहे हैं कि स, और यही चोटी जो है जहां से कटिंग होगी तो प्रारंभ होती है, नदी निकलती है, तो इसी को कहता है सागर तल से अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, जिसको निरपेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करती है। यानी अ और स जो देखते हैं सागर तल से जो है कि निरपेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करती है, जबकि व स प्रारंभिक रेखा जो देखते हैं सापेक्षिक ऊंचाई उच्चावच को प्रदर्शित करती है। यानी व और स को देखिए, व और स इसमें देख रहे हैं, तो व और स यानी व और स यहां तक दिख रहे हैं, तो व और स जो होता है कि वह सापेक्षिक उच्चावच को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और अ द ल अपर्दन तल को प्रदर्शित करती है। देखते हैं कि अ द ल यह सभी जो क्या है कि अपर्दन तल यानी बेस लेवल को प्रदर्शित करती है। इस ग्राफ पे आप देखिएगा तो यह जो देख रहे हैं प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार जब देखते हैं निचली घाटी जब गहरा नहीं हो पाती, यानी नदी जब अपने आधार तल को प्राप्त कर, यानी जब घाटी जब यानी बेस लेवल पे आती है तो क्या होती है कि वह अब घाटी को गहरा नहीं कर पाती है। तो वहां क्या कोई भी नदी जो होता है कि कहां तक गहरा करेगी, तो अपने बेस लेवल यानी आधार तल ही, आधार तल के नीचे वह गहरा नहीं कर पाती है। तो स के बाद अस्त्राकृति का जो उत्थान समाप्त हो जाती है, जैसे आपने देखा कि सबसे ऊंची चोटी जो है स है, वहां क्या होता है कि उसके बाद वह उत्थान समाप्त हो जाती है और तभी जाके वहां अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। और यह अपर्दन की क्रिया को W.M. डेविस महोदय ने 3 अवस्था में बताने का प्रयास किया है। जैसे प्रथम अवस्था जो होती है वह तरुणावस्था की होती है, द्वितीय अवस्था जो होती है वह प्रौढ़ावस्था की होती है, और तृतीय अवस्था जो होती है जीर्णा अवस्था की होती है। और यही तीनों अवस्था में अलग अलग प्रकार की जो है सतह के ऊपर अस्लाकृति की निर्माण होती है। इसी को समझना है किस में कब कैसी स्थिति होती है। तो तरुणा अवस्था को देखिए, तो W.M. डेविस महोदय के अनुसार जो है कि तरुणा अवस्था उस समय प्रारंभ होती है जब देखते हैं कि उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाती है। यानी उस ग्राफ में आपने सब बिंदु जो देखा सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद वह उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो वहां से अपर्दन प्रारंभ होती है। वही अपर्दन की क्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसको वह तरुणा अवस्था में सम्मिलित किए हैं। यानी तरुणा अवस्था में जो स्थलखंड का अपर्दन होता है वह किसी पहाड़ी के जो शिखर के जो जल विभाजक होती है, यानी जल विभाजक के को प्रभावित नहीं करती है। यानी जो जल विभाजक देखते हैं एक चोटी दूसरी चोटी जो होती है तो वह जल विभाजक को प्रभावित नहीं कर पाती है, यानी एक ही साइड को अपना कटिंग करते रहती है और दूसरे साइड को भी अपने दूसरी ढाल पे दूसरी नदियां जो है अपना काटने का काम करती है। और दोनों का प्रवाह अलग अलग होती है। बीच में ऊंची उठी हुई जो चोटी होती है वह जल विभाजक की कार्य करती है, और उस पे जो तरुणा अवस्था में नदी प्रवाहित हो रही है उस जल विभाजक जो है शिखर उसको वह प्रभावित नहीं कर पाती है।
और इसमें जो देखते हैं कि प्रारंभिक यानी तरुणा अवस्था में जो नदियां होती है वह छोटी छोटी सरिता के रूप में होती है तथा दूर दूर होती है। यानी तरुणा अवस्था में जो नदी होती है जो देखते हैं कि छोटी छोटी होती है और दूर दूर नहीं पास पास होती है। इन सरिताओं की शीर्षवर्ती और वहां जो छोटी छोटी नदियां होती है तो वह जिस चोटी से निकलती है तो उस चोटी के शिखर को यानी शीर्षवर्ती अपर्दन करते रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि उस नदी के लंबाई में वृद्धि होने लगती है। यानी छोटी छोटी नदी जो रहती है वह क्या होती है कि जो है कि अब उसकी जो शीर्षवर्त अपर्दन के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रारंभिक यानी तरुणा अवस्था को जो होता है सरिता की दीर्घीकरण भी कहते हैं। यानी लंबी लंबी सरिता का जो निर्माण होती है तो उस अवस्था को यानी तरुणा अवस्था को दीर्घीकरण यानी सरिता के दीर्घीकरण भी कहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में जो ढाल जो होती है यानी तरुणा अवस्था में जो नदी प्रवाहित हो रही है तो वह तीव्र ढाल वाली सतह से प्रवाहित होती है, जिसके कारण नदी की वेग जो होती है तीव्र होती है और नदी की वेग तीव्र होने के कारण उसमें परिवहन क्षमता जो होता है अधिकतम होती है। और परिवहन क्षमता अधिक होने के कारण जो है कि नदी जो है कि अपने मार्ग में यानी कि जो बड़ा बड़ा जो शिलाखंड होता है उसको वह परिवहन करते हुए निचली भूमि पे ला देती है। यानी जो जल गर्त और जब वह सरफेस के सतह से प्रवाहित होती रहती है तो बड़ा बड़ा जो शिलाखंड होता है उसको जिस प्रकार से उखाड़ उखाड़ कर लेके आते रहती है मार्ग में, तो जिसके कारण वहां पे जो गड्ढा का निर्माण होता है उसको जल गर्तन की कहते हैं, जिसके कारण तरुणा अवस्था में जल गर्तन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो यह सभी जो देखते हैं जल गर्तन। और खास करके एक चीज ध्यान रखिएगा तरुणा अवस्था में क्या होती है कि नदी की जो चौड़ाई जो होती है बहुत कम होती है और घाटी की गहराई अधिक होती है। और घाटी जो होती है कि वहां भी आकार की होती है क्योंकि नदी वहां तली को काटते रहती है और वह जो है देख रहे हैं कि यह भी आकार की जो घाटी गर्तन यानी कि तली को काटने का काम करती है। और उसमें परिवहन क्षमता जो होती है नदी के 3 स्टेज जो आपने देखा है तो सबसे अधिक परिवहन क्षमता जो होती है तरुणा अवस्था में होती है। और वहां पे जो होता है इसी कारण जो होता है कि तरुणा अवस्था में ही गॉर्ज और कैनियन की यानी नदी जो है अपने मार्ग में गॉर्ज और कैनियन की निर्माण करती है। और वहां पे जो पर्वत खड़ी रहती है वह उत्तल ढाल में यानी कॉन्वेक्स में देखते हैं उत्तल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए तरुणा अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं तो इस विशेषताएं को देखिए, जैसे निरपेक्ष उच्चावच यानी जो आपने देखा कि निरपेक्ष उच्चावच यानी कि जो अ से स तक की जो देखे थे आपने कहा तो जो था कि सबसे ऊंची चोटी थी उसकी निरपेक्ष उच्चावच यथा स्थिति बनी रहती है। उस पे जो अपर्दन होती है कि उसके किनारा यानी ढाल पे होती है, जिसके कारण उच्चावच का जो निरपेक्ष उच्चावच जो होती है स्थिर बनी रहती है। यानी पार्श्विक अपर्दन उस अवस्था में नग्न होती है यानी किनारा को काटने का काम लगभग 9 के बराबर करती है। दूसरा जो होता है नदी घाटी के लगातार लंबवत अपर्दन तथा ऊपरी भाग में न्यूनतम अपर्दन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी जो देखते हैं कि घाटी जो है कि अपनी तली को काटते रहती है। क्या करती है घाटी अपने तली को काटते रहती है, तली काटने के कारण वहां सापेक्षिक उच्चावच जो होती है उसमें लगातार वृद्धि होते रहती है। तो आपने देखा तरुणा अवस्था में क्या होता है सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती है और निरपेक्ष उच्चावच में किसी प्रकार का प्रभावित नहीं कर पाती है। दो महत्वपूर्ण देखिए यहां से क्वेश्चन उठती है यानी सापेक्षिक उच्चावच क्या है तरुणा अवस्था में जो होता है कि उसकी वृद्धि होती है और निरपेक्ष उच्चावच जो होती है उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन लगभग नहीं होती है। अब देखिए घाटियों का आकार जो होता है वह भी आकार की होती है। कारण है कि नदी हमेशा अपनी तली को काटते रहती है, जिसके कारण घाटी जो होती है चौड़ी नहीं हो पाती है, तली कटती है, जिसके कारण उसकी आकृति जो होता है भी शेप के हो जाती है। और नदी घाटी में जो तरुणा अवस्था में जो नदी जहां प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो होता है गॉर्ज और कैनियन की निर्माण होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉर्ज और कैनियन की निर्माण जो होता है किस अवस्था में होती है तो तरुणा अवस्था में ही होती है, पर्वतीय क्षेत्र में ही होगी। अब देखिए कि यहाँ पे उच्छलिकाएं या जलप्रपात यानी जो वाटरफॉल जो देखते हैं या रैपिड्स जो देखते हैं इसकी ओरिजिन भी जो है उत्पत्ति जो होती है वह तरुणा अवस्था में ही होती है। तरुणावस्था के जो अंत में जो देखते हैं खत्म होती है उस समय जो होता है वहां जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। यानी जलप्रपात जब देखते हैं नदी जब तरुणा अवस्था में होती है ऊपर से प्रवाहित हो रही होती है और जब किसी ऊंचे स्थलखंड जो देख रहे हैं जिसके मार्ग में नदी के मार्ग में क्या होता है कि एक मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान जब होती है
तो नदी मुलायम चट्टान को काट देती है और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिसके कारण जल जो होता है कि ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरती है। यह ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरने की क्रिया को ही जल प्रपात कहते हैं। लेकिन गिरने के बाद जब उसमें उछाल अधिक होती है तो उसको रैपिड्स कहते हैं, यानी उछलिकाएं, यानी देखते हैं ना कि जब गिरेगी और इस प्रकार से उछलते रहती है पानी ऊपर की तरफ, तो उसको रैपिड्स कहते हैं। और यह जो होता है रैपिड्स और जलप्रपात की ओरिजिन भी तरुणा अवस्था में ही होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, अगर इसमें भी पूछा जाए तो तरुणा अवस्था की अंतिम अवस्था में, यानी तरुणा अवस्था जब समाप्त होती रहती है उस स्थिति में जो होता है कि जलप्रपात या वाटरफॉल के या उच्छलिकाएं यानी रैपिड्स की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा कि क्या क्या महत्वपूर्ण स्थापित, यानी जलप्रपात है, भी आकार की गति है, सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती है, निरपेक्ष उच्चावच यथावस्थ बनी रहती है। यह सभी विशेषता जो है कि आपको तरुणा अवस्था की है। क्लियर। अब चलते हैं हम प्रौढ़ा अवस्था के तरफ। तो प्रौढ़ा अवस्था में देखिए कि प्रौढ़ा अवस्था के प्रारंभिक स्टेज जैसी तरुणा अवस्था समाप्त होती है, यानी नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी अवस्था में आती है तो वहां जो होता है कि तब नदी प्रौढ़ा अवस्था में आ जाती है। और प्रौढ़ा अवस्था में अब नदी जो है तली की कटान कम और अपनी किनारा यानी पार्श्व अपर्दन का तेजी से प्रारंभ करती है, जिसके कारण यहां नदी घाटी की चौड़ाई में लगातार वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया को जो है घाटी चौड़ा होना भी कहते हैं, यानी पार्श्विक अपर्दन की क्रिया होती रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पार्श्विक अपर्दन की क्रिया जो होता है किस अवस्था में होती है, क्लियर, और घाटी का गहरा होना निहायत कम हो जाती है। अब यहाँ नदी जो होती है कि उथली होने लगती है, यानी अब यहाँ घाटी गहरी नहीं होगी, यहाँ नदी उथली होने लगती है और किनारा कट के जो होता है कि जैसे देखिए कि बड़ा मतलब बहुत बृहत विशाल क्षेत्र की नदी हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि गंगा नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है और आप पटना में गंगा को देखें तो पटना में जो गंगा प्रवाहित हो रही है वह प्रौढ़ा अवस्था में हो रही है और वह किनारा का कटाव करती गई है, जिसके कारण देखते हैं कि वहाँ कितनी अधिक चौड़ाई, यानी लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की चौड़ाई लगभग वहाँ गंगा की पेटी की हो जाती है। तो यही चीज देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जल विभाजक की जो शिखर होती है, जल विभाजक की जो शिखर होती है उसका अपर्दन प्रारंभ हो जाती है। यानी अब प्रौढ़ा अवस्था में क्या होता है, यानी वाटर डिवाइडेड, यानी कि जो जल विभाजन वाली जो होती है उसकी शिखर का अपर्दन प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जल विभाजन वाली जो रेखा होती है, जो शिखर होती है, वह समाप्त होने लगती है। और ऊपरी वक्र जो देखते हैं, यानी जो आपने यूसी वक्र जो देखा था, अपर कर्व जो देखा था, उस अपर कर्व में ह्रास होने लगती है। यानी उस ग्राफ में जो आपने यूसी देखा था यानी अपर कर्व को, तो उस अपर कर्व में ह्रास होने लगती है। और अपर कर्व में ह्रास होने के कारण जो है निरपेक्ष उच्चावच जो देखते हैं उसमें जो है कि लगातार अब कम होने लगती है। तो ध्यान रखिएगा कि निरपेक्ष उच्चावच का ह्रास किस अवस्था में होती है, तो प्रौढ़ा अवस्था में होती है। और निरपेक्ष उच्चावच तथा सापेक्ष उच्चावच, यानी कि अब यहां जो है कि प्रौढ़ा अवस्था में क्या होती है, निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच दोनों में ह्रास होने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि अपर कर्व का जो ह्रास होने के कारण निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच जो है दोनों में ह्रास होती है। और वह उस स्थिति में जो होती है, जो आपने देखा कि उस समय जो नदी घाटी जो भी आकार की जो थी वह अब जो है भी आकार की आकृति खत्म होने लगती है और वह जो है अब चौड़ी घाटी में परिवर्तन होने लगती है। यह घाटियों को की गहराई को कम कर देती है, यानी घाटी जो होती है क्या होती है, उथली होने लगती है। और प्रौढ़ा अवस्था में मंद ढाल के कारण नदी की जो प्रवाह का वेग जो होता है, यानी नदी की वेग में भी अब ह्रास होने लगती है। और वेग में ह्रास होने के कारण उसकी परिवहन क्षमता में जो होती है कि ह्रास होने लगती है। और परिवहन क्षमता में ह्रास होने के कारण ही अब वहां पे निक्षेप प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं सोन नदी और गंगा नदी जो प्रौढ़ा अवस्था में है, तो वहां पे क्या हुआ कि अब जो है कि वह जो है प्रौढ़ा अवस्था में उसकी वेग में ह्रास हो गई थी, जिसके कारण वह अपने साथ जो बालू का कण लेके आ रही थी, अब वह बालू का कण वहीं पे निक्षेप हो गई है, जिस बालू को निकाल कर हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो देख रहे हैं ना कि यह बालू आपको कहां मिल रही है, तो प्रौढ़ा अवस्था वाली जब नदी जब प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश करती है और अपने साथ जो कंकर पत्थर लेके आती थी उसमें अब गति के ह्रास होने के कारण वह कंकर पत्थर निक्षेप होने लगती है और इसी के कारण होती है कि नदी जो है कि उथली होने लगती है। तो आपने देखा कि क्या है कि तरुणा अवस्था में नदी में परिवहन क्षमता अधिक होती है क्योंकि वेग अधिक होती है, जबकि पानी कम होता है। जबकि तरुणा अवस्था में आपने देखा, लेकिन प्रौढ़ा अवस्था में क्या होता है, जल बृहद पैमाने पर नदी में होती है लेकिन उसकी परिवहन क्षमता में ह्रास हो जाती है। और परिवहन क्षमता में ह्रास होने के कारण
उसमें जो अब जो परिवहन क्षमता और नदी की वेग में भी ह्रास होती है। तो यह सभी क्रिया जो देखे कि अब किसमें होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। तो देखिए प्रौढ़ावस्था के महत्वपूर्ण 4-5 चीज जो है उसको आप ध्यान से सुनिए कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई में ह्रास होती है, यानी अपर कर्व जो देखते हैं उसमें ह्रास होने लगती है, जिसके कारण सापेक्ष ऊंचाई और निरपेक्ष ऊंचाई में ह्रास होती है। इसके अपेक्षा भी आकार की घाटियां जो थी वह अब जो है चौड़ी घाटी में तब्दील होने लगती है। तरुणावस्था में जो घाटी गहरी थी वह प्रौढ़ावस्था में घाटी अब उथली होने लगती है, क्योंकि नदी में परिवहन वेग जो था, परिवहन क्षमता यानी नदी की वेग में ह्रास होने के कारण परिवहन क्षमता में ह्रास हो गई, जिसके कारण नदी अपने साथ मलबा जो लेके आई थी उसका निक्षेप प्रारंभ कर देती है, और निक्षेप होने के कारण नदी उथली होने लगती है। तो यह महत्वपूर्ण जो है कि आपको, और सबसे बात है कि यहाँ पे चौड़ी नदी की घाटी चौड़ी होती है। तो यह महत्वपूर्ण जो देखिए यहां से भी आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है यही से पूछा जाता है, विभिन्न एग्जामों में देखते हैं। इसके अपेक्षा देखिए जीर्णा अवस्था, यानी नदी जब अपनी आखिरी स्टेज में आती है, यानी मरणोपरांत, जैसे देखते हैं ना कि आदमी जब 60 से ऊपर होती है तो उसको जीर्णा अवस्था में रखते हैं, यानी अब वह कभी भी मर सकती है। तो उसी प्रकार नदी जब अपनी आखिरी स्टेज में आती है तो जीर्णा अवस्था होती है। और जीर्णा अवस्था में क्या होता है, लंबवत अपर्दन के अंत होते ही जीर्णा अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी जो पार्श्विक किनारा जो था यह सब देखते हैं। और जल विभाजक जो था होता है कि जीर्णा अवस्था में वह समाप्त हो जाती, यानी कि पार्श्विक अपर्दन के कारण, यानी क्या था, प्रौढ़ा अवस्था में जो आपने देखा कि किनारा का अपर्दन हो रही थी, और उस किनारा के अपर्दन होते जाने के कारण अब जल विभाजक वाली जो रेखा थी वह जल विभाजक वाली रेखा जो है तरुणा अवस्था में समाप्त हो जाती है, यानी कि किनारा के अपर्दन के कारण अब सभी जो नदी जो देखते हैं कि एक दूसरे से मिलने लगती है, दोनों इधर वाली और उधर वाली नदी जो देखते हैं कि पार्श्विक की अपर्दन के कारण जो होता है, परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र जो देखते हैं, यानी यूसी कर्व जो था, अपर कर्व जो था, उसमें की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होती है, और जिसके कारण निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है, यानी कि जो निरपेक्ष उच्चावच जो थी और सापेक्ष उच्चावच जो है कि जीर्णा अवस्था में तेजी से घटने लगता है। और जल मार्ग के ढाल कम हो जाने के कारण अब क्या है कि नदी तो का जो है जीर्णा अवस्था में आती है तो वह जिस मार्ग से प्रवाहित होते रहती है वहां उसकी ढाल कम हो जाने के कारण नदी की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होने लगती है, यानी नदी में जो परिवहन क्षमता जो होती है वह न्यूनतम होने लगती है, जिसके कारण निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों उच्चावच न्यूनतम हो जाती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि किस अवस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम या खत्म होने की स्थिति में आ जाती है, तो यह जो होता है जीर्णा अवस्था में, और यहां घाटियां जो होती है उथली होती है, यानी नदी अपने साथ जो अब मलबा लेके आई थी अब उसकी परिवहन क्षमता ही खत्म हो गई है, जिसके कारण सभी मलबे को जो होती है अपनी घाटी में ही निक्षेप कर देती है, और घाटी में निक्षेप कर देने के कारण नदी उथली हो जाती है लेकिन चौड़ी होती है, और पार्श्व ढाल जो होता है वहां जो अवतल हो जाती है। इस अवस्था में समस्त स्थल खंड जो होता है निम्न उच्चावच वाला होता है, यानी जीर्णा अवस्था में आने के क्रम साथ ही क्या होता है कि समस्त उच्चावच जो होती है वह न्यूनतम हो जाती है। और यहां पे जब कभी देखते हैं कि जो नदी जब अपनी न्यूनतम मतलब जीर्णा अवस्था में जब उसकी काटान, तो देखते हैं कि मुलायम चट्टान को तो नदी काट कूट कर लेके चली गई, लेकिन हार्ड रॉक जब बची रह जाती है, नदी उसको काट नहीं पाती है, तो वहां छोटे छोटे तिलानुमा जो आकृति दिखाई पड़ती है उस मैदानी भाग में, उस तिलानुमा छोटी छोटी आकृति को जो है पेनी आप उसको कहा जाता है, छोटी छोटी जो नदी जो देखते हैं जब उसमें, तो उसको कहा जाता है मोनार्ड नॉक। यानी डेविस महोदय जो देखते हैं कि समतल मैदान जब हो जाती है वहां पे जो होता है हार्ड रॉक्स वाली जो चट्टान होती है जिसको नहीं काट पाती है, जिसके कारण छोटी छोटी टापुनुमा जो वहां टीला दिखाई पड़ती है, उस टीला को जो है कि मोनार्ड नॉक की संज्ञा से संबोधित की गई है। और पूरा स्थलाकृति जो प्लेन समतल हो जाता है उसको डेविस महोदय ने पेनी प्लेन से संबोधित किए हैं, जिसकी ढाल उत्तल और अवतल वाली छोटी होती है, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ वाली, यानी समतल मैदान में जो कन्वर्ट होती है उसको पेनी प्लेन कहा गया है। और यहां पे देखिए कि नदियां जो होती है कि खास करके देखिए कि एक महत्वपूर्ण चीज, नदी जैसे अपनी जो होती है कि मियांड्रिंग रूप में
आपको जो होता है जीर्णावस्था में ही परिवर्तित होती है। जब नदी जीर्णावस्था में आती है तो नदी वहां मियांडर के रूप में, मियांडर का मतलब होता है जैसे आप सांप को चलते हुए, स्नेक को चलते हुए देखे होंगे तो वह घूमते हुए चलती है ना इस प्रकार से, तो नदी भी वैसा ही घूमते हुए चलती है, घुमावदार हो जाती है, जिसको मियांडरिंग कहते हैं। और मियांडरिंग की स्थिति में आ जाती है, वहां पे एक ऑक्सबो लेक का भी निर्माण होता है। तो ऑक्सबो लेक का भी निर्माण जो होती है वह आपको जीर्णावस्था में ही होती है। तो आपने देखा कि नदी के जो जीर्णावस्था में किस चीज की निर्माण, तो मियांडरिंग होगी, ऑक्सबो लेक होगा, नदी उथली होगी, नदी की परिवहन क्षमता खत्म हो जाएगी, नदी अपने बेस लेवल को यानी आधार तल को प्राप्त कर लेगी। वहां पे जो समतल मैदान का निर्माण होगा उसको पेनी, डेविस के शब्दों के, डेविस के अनुसार उसको पेनी प्लेन कहा गया है। उसी पेनी प्लेन को बाढ़कृत मैदान भी कहा जाता है। यानी इस पेनी प्लेन में जब भी थोड़ी अधिक बारिश होती है तो देखिएगा वह बाढ़ में तब्दील हो जाती है, तो बाढ़कृत मैदान भी उसको कहा जाता है। और उस मैदानी भाग में जो छोटी छोटी जो उत्तल और अवतल रूप में जो टीला खड़ा रहता है, जो कठोर चट्टान वाली, तो उसको मोनाडनॉक की संज्ञा से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डेविस महोदय का जो साइकिल को जो देख रहे हैं उसको आप संक्षेप में समझना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि पर्वत मतलब अस्त्राकृति का तेजी से उत्थान होता है, उत्थान होती है। उस स्टेज में क्या होता है कि अपर्दन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है, जैसे उत्थान समाप्त होती है अपर्दन प्रारंभ होती है। अपर्दन जब प्रारंभ होती है तो क्या होता है कि नदी अपनी जो होता है कि गहराई, उस स्टेज में जो तरुणावस्था प्रारंभ होती है, तरुणावस्था में जो नदी होती है कि जल विभाजक को प्रभावित नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां देखिएगा कि निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई दोनों अधिकतम होती है। और वहां जो होता है कि नदी अपनी घाटी को ही काटते रहती है, जिसके कारण वह भी शेप की, यानी कि नदी तली को काटती है, जिसके कारण वह भी शेप की आकृति के बनती है। नदी का जो परिवहन क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण बड़ा बड़ा बोल्डर को उखाड़ उखाड़ के नदी अपने साथ प्रवाहित करते रहती है। अब देखिए कि जो दूसरे जो प्रौढ़ा अवस्था में आप देखते हैं, तो प्रौढ़ा अवस्था में नदी जो होता है कि मैं, और जीर्णावस्था मतलब कि तरुणावस्था का एक महत्वपूर्ण और है जो कि रैपिड और जलप्रपात की उत्पत्ति होती है, वह तरुणावस्था में ही होती है। तरुणावस्था की आखिरी स्टेज में, तरुणावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था देखते हैं तो वह भी आकार की घाटी जो रहती है वह अब जो होता है कि समाप्त होने लगती है और नदी उथली होती है तथा वह उसकी चौड़ाई जो होती है कि बढ़ने लगती है। और इस स्टेज में देखिएगा कि क्या होता है कि नदी की जो निरपेक्ष ऊंचाई जो होती है स्थलाकृति की, उसमें ह्रास होती है। और साथ में जो होता है कि जल विभाजक को अभी वह अधिक प्रभावित नहीं कर पाते, लेकिन जल विभाजक को काटने का वह कार्य करते रहती है। और अगला देखिए कि क्या है कि जो जीर्णा अवस्था में जो होती है नदी जो होती है वह मियांडरिंग रूप में परिवर्तित हो जाती है, वहां ऑक्सबो लेक की निर्माण होती है। और साथ में वहां जो स्थलाकृति दिखाई पड़ती है, समतल मैदानी भाग जो होती है, समतल मैदानी भाग जो क्या होता है अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों मिलकर जब वह समतल प्लेन में परिवर्तित हो जाती है तो उसको पेनी प्लेन से संबोधित डेविस महोदय किए हैं, जिसको का बाढ़कृत मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो उस स्थलाकृति पे छोटी छोटी जो पहाड़ी होती है उसको मोनाडनॉक की संज्ञा से संबोधित की गई है। तो यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि डेविस के साइकिल है उसके मूल्यांकन को की जाती है, तो डेविस का साइकिल जो है कि बहुत ही दोषपूर्ण है, लेकिन दोषपूर्ण होने के बाद भी एक प्रचलित सिद्धांत रही है। यानी जो देखते हैं भू आकृति विज्ञान की प्रचलित सिद्धांत के तौर पे जो देखते हैं 1899 से लेकर 1950 तक जो डेविस का भौगोलिक चक्र जो है, जियोग्राफिकल साइकिल जो है कि वह एक छत्र राज करते रहा है। यानी भू विज्ञान जो विद्वान थे उनके मानसिक पटल पर यह सिद्धांत राज करते रहा है। और वर्तमान समय में अब इसकी आलोचकों की संख्या में वृद्धि होने लगी है, समर्थक की संख्या में जो कमी आई है। फिर भी एक हिगिन्स महोदय की मान्यता है कि डेविस के सिद्धांत दोषपूर्ण सिद्धांत होने के बाद भी जो है भू आकृति विज्ञान में लंबे समय तक जो मान्यता मिली थी, जिसके कारण वह एक सशक्त कारण, कुछ ना कुछ उसकी सशक्त कारण है। एक तरह से कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान में वह एक आधार के रूप में भी कार्य के तौर पे उसको पहचान की गई। इसके अपेक्षा जो आप देखते हैं डेविस की जो प्रभावी पक्ष है, कौन कौन सा प्रभावी पक्ष है उसको देखिए। डेविस का मॉडल जो है अत्यधिक सरल और व्यवहारिक है। यानी डेविस का जो मॉडल है वह क्या है, अत्यधिक सरल और व्यवहारिक है। दूसरा जो है कि डेविस ने अपने मॉडल को रोचक और संयुक्त एवं सशक्त शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों का ध्यान शीघ्रता से आकर्षित, यानी डेविस का जो साइकिल है उसके तरफ लोगों का ध्यान यथाशीघ्र ही अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यह देखते हैं कि क्या है कि सिंपल है और बहुत ही रोचक है, और रोचक के साथ साथ वह सशक्त मॉडल शैली भी है। इस प्रकार से देखते हैं डेविस का मॉडल जो है व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन पे प्राप्त जो डाटा है, यानी क्षेत्र अध्ययन पे जो डाटा प्राप्त हुई थी उस डाटा के आधार पर ही डेविस का मॉडल है। यानी डेविस का अध्ययन जो क्षेत्र अध्ययन के आधार पर जो प्राप्त जो परिणाम है उसी के आधार पर है। अगला देखिए डेविस का सिद्धांत जो है तत्कालीन भूगोलवेताओं के माध्यम से व्यापक समर्थन मिला था। उस समय के जो भूगोलवेता थे
यानी 1899 से लेकर 1950 तक के बीच की जो पीरियड की जो जितने भू आकृति विज्ञान के जो ज्ञाता थे उनके बीच में जो है डेविस का जो भौगोलिक साइकिल है उसका व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार देखते हैं डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास के संबंध में भावी गठन और पिछले घटनाओं का पुनर्रचना के दोनों का समर्थन, यानी जो देखते हैं कि यह दोनों का समर्थन करते हैं। क्या है, जो पिछली कोई घटना जैसे अश्लाकृति के ऊपर देखते हैं कि कटते 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 क्या होता है, जो अश्लाकृति नृत्य होने लगती है, लेकिन एकाएक जो है कि फिर आंतरिक बल के जो कारण फिर से उसमें उत्थान प्रारंभ हो जाती है, यानी पुनर्चक्रण की प्रारंभ, तो इसकी भी उसमें जो आती है कि उसमें सम्मिलित की गई है। अब देखिए कि सिद्धांत का जो कमजोर पक्ष है, तो सिद्धांत का जो कमजोर पक्ष है कि डेविस का मान्यता जो है कि डेविस की संकल्पना मान्य नहीं है वर्तमान समय में, क्योंकि उसमें जो है एक चीज यह था कि डेविस महोदय यह बताते हैं कि स्थल खंड की उत्थान जो होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है, जबकि वर्तमान में जो देखते हैं भू आकृति विज्ञान के ऊपर जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है एक छत्र राज कर रही है। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार स्थलाकृति की उत्थान बहुत ही धीमी गति से होती है, जिसके कारण एक तो देखें कि यह प्लेट टेक्टोनिक जो है उस सिद्धांत को खारिज करती है या कहती है कि यह उत्थान तीव्र गति से नहीं हुई है। दूसरा कमजोर पक्ष देखिए कि यह है कि डेविस के उत्थान एवं अपर्दन के बीच जो संबंध की संकल्पना भ्रामक है, यानी डेविस महोदय क्या कहते हैं कि जो उत्थान होती है उस समय जो अपर्दन की जो दूत होती है वह जो होता है कार्य नहीं करती है, जबकि इस पे जो है कि पेंक महोदय का कहना है क्या जिस समय स्थलाकृति की उत्थान हो रही है उस समय अपर्दन के जो दूत है यानी कि बहती हुई जल हवा, क्या यह सभी उसकी प्रतीक्षा करते रहती है कि पहले उत्थान हो जाए उसके बाद हम उसको काटना प्रारंभ करेंगे। यह एक विरोधाभास है वहां पे, क्योंकि वर्तमान में देखी गई है उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रिया प्रारंभ रहती है। तो यह आपने दूसरा कमजोर पक्ष को देखा। तीसरा जो उनका कमजोर पक्ष है कि डेविस के भौगोलिक चक्र के अनुसार तीनों अवस्था की समाप्ति के बाद स्थल खंड को लंबा समय तक स्थिर रहना, यानी जब देखते हैं तरुणा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और जीर्णा अवस्था की समाप्ति हो जाती है तो जो स्थलाकृति की निर्माण होती है यानी पेनी प्लेन की जो निर्माण होती है उस पेनी प्लेन को जो है डेविस महोदय कहते हैं कि एक लंबा समय तक स्थिर रहता है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जो है कि कोई भी स्थल खंड दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रह सकता है, यानी उसमें उत्थान की क्रिया जारी रहती है, यानी कि वह न्यूनतम यानी मंद कुछ ही समय तक वह स्थिर रह सकती है, कि दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रह सकती है, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इस मान्यता को भी खारिज करती है। अगला जो है डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक, यानी डेविस के मॉडल जो है जिसमें समय को आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, जिसके कारण डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल जैसा लगता है। देखिए अगला देखिए कि क्या है कि एन स्टॉलर, जीटी हैक, आरजे चोरले आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों का ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकार यानी सिरे से खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कौन? तो स्टॉलर, हैक, चोरले, जो भू आकृति विज्ञान में इन जो एक महत्वपूर्ण विद्वान के तौर पे इनकी पहचान होती है, जो कि डेविस के अपर्दन चक्र को यानी कि भौगोलिक चक्र को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार से जो गतिज संतुलन सिद्धांत जो है उसको सिरे से खारिज कर दिए। इस प्रकार से जो देखते हैं कि फिर भी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान के विकास में डेविस का सिद्धांत जो है एक वरदान साबित हुआ है। इसलिए डेविस का जो भौगोलिक चक्र है वह उसको आप डायरेक्ट खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज प्लेट टेक्टोनिक हो यानी वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो या जितने भी आप देख रहे हैं सभी को एक पटल यानी आधार जो प्राप्त हुई थी वह भौगोलिक साइकिल जो है डेविस का उससे प्राप्त हुई है। तो अब देखिए कि मित्रों यह क्वेश्चन देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था, यह विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। ये आपको जो हमने समझाया उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप के आप इसको समझ सकते हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होगा तो जो शब्दों पे हमने जोर दिया है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से उठता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप इसको
अच्छा लगने पे इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, जिसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो में आपके को जो सुझाव होगा उसको हम फिर सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मित्रों।